बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो खैर रमज़ान। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आपका रमज़ान मुबारक अच्छा गुजरा होगा। रोज़ा रखा है, आज छुट्टी का दिन है, बहुत सारे लोग ऑफिस नहीं गए होंगे, तो मेरे ख्याल से संडे का दिन आप लोगों का फैमिली अफ्तारीज और ये सब में तैयारी में गुजर रहा होगा। और हम कोशिश करेंगे कि जो आपके साथ हमारा 2 घंटे का साथ है उसमें बहुत सारी आपके साथ बातें करें। लेकिन अभी जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स है इमरान, बातें तो हम कोशिश कर रहे थे पिछले जब से रमज़ान शुरू हुआ, हमारी कोशिश थी कि हम खैर रमज़ान का सिलसिला लेकर आएँ और कुछ इस तरह से अपने प्रोग्राम को प्लान करें कि इसमें जो रमज़ान का एलिमेंट है वो ज़्यादा रहे। लेकिन चूंकि सिंस वी आर अ न्यूज़ चैनल, सिंस इट्स अ न्यूज़ शो, तो उसमें न्यूज़ आ जाती है और न्यूज़ जब आती है तो पॉलिटिक्स तो आती ही आती है। खैर, व्हाट अ ड्रामेटिक डे। कल पाकिस्तान के अंदर बहुत ड्रामाई दिन था। आइन और कानून के लिए तो कतई तौर पे मैं इसको अच्छा नहीं कहूँगा, मुश्किल दिन था जब कल तहरीक अदम एतमाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वोटिंग कराई जा रही थी नेशनल असम्बली के अंदर। ये वोटिंग नहीं करवाई गई और इस सिलसिले को जो कल सुबह तकरीबन 10:30 बजे शुरू हुआ था, इतना खींचा गया कि ये रात 12:30 बजे तक पहुंचा। सारी कहानी क्या आपको बताएं, आपके इल्म में तो है। वज़ीर आज़म इमरान खान, जिनके खिलाफ अदम एतमाद 3 अप्रैल को पेश की गई थी, उसके बाद स्पीकर की रूलिंग के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। आज खुद नोटिस दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। फिर 5-0 से जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उन्होंने ये फैसला दिया कि ये तहरीक जो है, जो रूलिंग है, ये गैर आइनी है। और उसके बाद उन्होंने वोटिंग का हुक्म दिया, जो कल पूरा दिन गुजरने के बावजूद स्पीकर साहब ने नहीं करवाई। और बिल आखिर रात को तकरीबन 11:15 बजे ये कहकर मुस्ताफ़ी हो गए कि मैं इमरान खान का सपोर्टर हूं, मैं इमरान खान का दोस्त हूं, मैं आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उनसे अपनी रफाकत खत्म नहीं कर सकता, लिहाजा मैं अपने ओहदे से दस्तबरदार होता हूं। और उन्होंने अपने ओहदे से असद कैसर साहब ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अयाज सादिक साहब ने वो सारा मामला चेयर किया। और उसके बाद जब ये मामला शुरू हुआ और अयाज सादिक साहब ने इस इजलास की सदारत की और उसके बाद उन्होंने वोटिंग कराई तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। तो आपको बताया इस दौरान 174 अरकान ने अदम एतमाद की करारदाद के हक में वोट दिया, जबकि यूं इमरान खान अदम एतमाद जो कह लें उसके जरिए हटाए जाने वाले हिस्ट्री के पहले प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। तहरीक अदम एतमाद के दौरान मुहर्रिफ जो अरकान थे उनमें से उन्होंने अपने वोट कास्ट नहीं किए। मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से शहबाज शरीफ को जो वज़ीर आज़म है उनका उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से आपको बताएं तो उनको जो है वज़ीर आज़म का उम्मीदवार बनाया गया, जिसपे कल कौमी असम्बली में वोटिंग भी होगी। और इस हवाले से जब तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हम बात करें तो कल बहुत सारी जो हमने खबरें देखी, जब हम रात को ये सारा मामला चेयर हो रहा था और सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर रात तक इस तमाम तर सिलसिले को इमरान प्रोलॉन्ग किया गया, तो बहुत सारे सवालात भी उठ रहे थे कि इमरान खान साहब खुद क्यों वहां पर नहीं आए। अनसर्टन सिचुएशन थी, बहुत गैर यकीनी सूरत हाल थी। और शायद इतना आईनी बहरान कभी हमें कम अज़ कम हमारी इस मुख्तसर सी उम्र में जब से हमने ये सियासत वगैरह देखना या पढ़ना शुरू किया, हमने नहीं देखा। बहुत नाजुक सूरत हाल थी। अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का क्राइसिस नहीं हुआ। इट वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस मुकम्मल हुआ। इमरान खान साहब घर चले गए, नए कायदे अवान कल आ जाएंगे और उसके बाद इमरान खान साहब दोबारा पब्लिक में जाके ही कैन गेट द मैंडेट एंड कैन कम बैक। और ये असम्बलियाँ मजीद 1.5 साल तक चल सकती है अगर नया सेटअप इसको चलाना चाहे। ये ताज़ा तरीन शक्ल है इस वक्त आइन की और हमारे इस जमहूरी ढांचे की जो आपके सामने है। हमारे साथ रहमान मौजूद हैं, हमारे एंकर पर्सन हैं और तजियाकार हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं और रात को कैसे देख रहे थे और क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। रहमान, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। एंड जिस तरह हम बात कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि आप भी बीइंग पाकिस्तानी एंड देन बीइंग अ जर्नलिस्ट ऑब्वियसली बड़े कंसर्न होंगे कि क्या सूरत हाल है। तो व्हाट वाज योर फील व्हेन दिस होल सिचुएशन वाज गोइंग ऑन? क्या लग रहा था आपको कि सिचुएशन किस जानिब जाएगी और क्या फिर उसी जानिब गई जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी या उससे कुछ मुख्तलिफ हुआ? देखिए इमरान और मेरा ख्याल है कल हम सारा दिन इस हवाले से ट्रांसमिशन भी करते हैं और ये सिलसिला वैसे कल से नहीं था, ये सिलसिला इससे पुराना जो है वो चला आ रहा था। और ये 22 दिन हमने एक पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं वो देखी हैं और ये सारे के सारे मामला इस तरह से अनफोल्ड हुए हैं। तो जिस तरह से किसी फिल्म या किसी प्ले का जो है वो कहते हैं कि कल जो है वो क्लाइमेक्स था, तो 12 बजे के आसपास जो है वो हमने सारे का जो है वो क्लाइमेक्स, पूरी एपिसोड का जो है वो हमने जो है वो क्लाइमेक्स जो है वो कल हमने देखा। और फिर जो है वो उसके बाद बड़ी तेजी के साथ और बड़ी ड्रामाई तब्दीलियां जो है वो रात 9 बजे के बाद शुरू हुई। पहले वजीर आजम हाउस जो है वो सारी की सारी एक्टिविटी का जो है वो मरकज बना हुआ था। फिर उसके बाद जो है वो एकदम से जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट
के जजेस जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो उस वक्त जो है वो वहां पर जो है वो मूवमेंट जो है वो शुरू हो गई, और फिर उसके बाद जो है वो एक मरतबा फिर से जो है वो पार्लियामेंट पर जो है वो सारी नजरें चली गई, जहाँ पर जो है ये वोटिंग का जो प्रोसेस है जो मुकम्मल हुआ। तो मेरा ख्याल है कल बड़ा ही ड्रामेटिक डे था, जो पिछले 20-22 दिन से जो बिल्ड हो रहा था, हमने जो है वो उसका कल जो है वो हमने उसका क्लाइमेक्स जो है वो देखा। तो मेरा ख्याल है कि ये जो पूरे का पूरा अमल था, ये एक सियासी लड़ाई थी, एक पॉलिटिकल जो है वो लड़ाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, और पीडीएम की सारी जमातें जो है वो दूसरी तरफ थी। तो इस लड़ाई में किसी न किसी को तो जीतना था। कल जो है वो कल पीडीएम जो है वो रात को जो है वो बिलासर उन्होंने अपना असेंबली के अंदर वो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवा ली। जो अच्छा रहमान, ऑब्वियसली कल हमने देखा जो भी सुबह करिए 10:30 बजे से मामला शुरू हुआ, और इसकी वजह से बहुत सारी जो कह लें केओस किसी सिचुएशन थी। बार बार मुतालबा किया जा रहा था स्पीकर साहब से कि आप वोटिंग कराएं, लेकिन अब दूसरी जानिब ये भी तनकीद की जा रही थी कि प्राइम मिनिस्टर जो साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब है वो खुद क्यों नहीं आए, क्या उनमें इतना फेस करने की हिम्मत नहीं थी लोगों को, या जो भी उनका मामला था। और ये हमने सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड होता देखा। जो एक कैंपेन चली उसमें सबसे पहले यही पॉइंट आता था कि इमरान खान साहब खुद वहां पर मौजूद क्यों नहीं थे, और अगर ये चीज होनी ही थी तो इतनी रात गई क्यों हुई। इस हवाले से भी कमेंट कीजिएगा। देखिए, ये बात तय थी कि वजीर आजम जो है वो साबिक वजीर आजम वो खुद ऐवान के अंदर नहीं आएंगे। वो तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को जो है वो ठीक नहीं समझते थे, और तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ रहा है कि ये जो है वो क्योंकि एक कंस्पिरेसी थी, और इस कंस्पिरेसी का वो किसी भी तौर पर जो है वो हिस्सा नहीं बनना चाहता। आपको याद होगा जब पहले भी करारदाद ये पेश हुई थी, और जब इसको एक्सेप्ट किया गया था और इस पर वोटिंग, जिसके बाद डिबेट या वोटिंग का जो है वो अमल होना था, तो उस वक्त भी जो है वो वज़ीर आज़म आलम के पार्लियामान के अंदर मौजूद थे, लेकिन वो हॉल के अंदर जो है वो नहीं आए थे। फिर उसके बाद जो है वो इसके ऊपर डिबेट जो होनी थी, तो वो डिबेट भी जो है वो स्पीकर ने नहीं करवाई। डायरेक्टली जो है वो वोटिंग डे थे। आमतौर पर होता ये है कि जब तहरीक अदम एतमाद पेश होती है तो इस पर 3 दिन कम से कम जो है वो दे सकते हैं, और 7 दिन जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो दे सकते हैं। तो 3 और 7 दिन के दरमियान का जो गैप होता है, इसमें आमतौर पर जो है तहरीक अदम एतमाद पर जो है वो ये डिबेट के लिए रखा होता है। एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर जो होते हैं उसमें, ताकि तहरीक पेश करने वाले भी जो है वो अपनी बात कह सकें, और तहरीक को जो रद्द करना चाहते हैं, जो ऑब्वियसली हुकूमत होती है, वो भी जो है वो इस पर जो है वो कुछ जो है वो बात कर सके, और वो भी जो है वो अपना मौक़िफ़ सामने रख सके। लेकिन ये हुआ नहीं, और उसमें जो है वो बुनियादी तौर पर जो है वो यही था कि ये डायरेक्टली जो है वो वोटिंग की तरफ गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि सारे के सारे मामले को जो है वो एक साजिश जो है वो करार देती है, और वो समझती है कि ये तो मुल्क के साथ जो है वो गद्दारी है, इसलिए वो सारे प्रोसेस में किसी भी तौर पर ऐसा नहीं बदले। लेकिन कल जो है जब स्पीकर ने जो है वो रिजाइन किया, और उसके बाद लेकिन रहमान, इसमें इंटरेस्टिंग बात तो ये है, जो बात आप कर रहे हैं वो ये बातें सारी उस वक्त तक तहरीक इंसाफ की वैलिड थी, इस पर अमल न करना, जब तक ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं था। जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक मोहर सख्त कर दी कि आप ये करवाएं, उसके बावजूद एक सियासी जमात का और हुकूमती जमात का इससे इनराफ करना, क्या ये अच्छी रिवायत थी? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट थी उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सोचा हुआ था, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामला को जिस तरह से आगे बढ़ाना चाहती थी, उसमें जो है वो कोई फर्क पड़ा। क्योंकि देखिए, कल रात 9 बजे तक मामला बिल्कुल वही थे जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले थे। इजलास तो हो रहा था, लेकिन उस इजलास के अंदर जो है वो वोटिंग नहीं हो रही थी, और यही वो चीज थी। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑपोजिशन की जमातें, पीडीएम की जमातें सुप्रीम कोर्ट गई थी, वो इसी वजह से गई थी ताकि वो वोटिंग करवा सके। तो कल भी दिन भर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ था वो ये था कि जो सेशन जो है इसको एडजर्न किया जा सकता है। मतलब ये चीज जो है वो अगले दिन पे भी वो जा सकती है, और उससे अगले दिन पे भी जो है वो जा सकती है, और इस सेशन को प्रोरोग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको जो है वो एडजर्न जो है वो किया जा सकता है। तो तहरीक इंसाफ का जो जिस तरह से मामला को वो लेकर आगे बढ़ना चाहती थी, उसमें रात 9 बजे से पहले जो है वो कोई खास तब्दीली जो है
वो उसके अंदर जो है वो नहीं थी। तो मेरा ख्याल है कि वो इस तहरीक के हवाले से वो जो करना चाहते थे वो रात 9 बजे तक तो वो उसी अच्छा, मामला को किस तरह से आगे वो एक बड़ा मैच जब होता है ना, बड़ा टेस्ट मैच होता है रहमान, तो उसमें बड़े रिकॉर्ड्स बनते हैं। अगर कोई प्लेयर डबल सेंचुरी मार जाए तो आपको मालूम है कि वो एशिया लेवल पे, मुल्की लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट रिकॉर्ड्स बनते हैं, टूटते हैं। 10, 12, 15 रिकॉर्ड जब भी हम खबरें पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा ये रिकॉर्ड भी टूट गया। तो कल कुछ इसी तरह पार्लियामान के हवाले से मुझे लगता है जब भी ऐसी कोई बड़ी हैपनिंग होती है तो नई रिवायात कई कायम होती हैं और कई पुरानी रिवायात टूटती हैं। उनमें से कल नई रिवायत स्पीकर नेशनल असेंबली का मुस्ताफी हो जाना है और ये कहकर हो जाना है कि आई एम लॉयल टू द पर्सन जिनके खिलाफ ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है। दो कि वो एक ऐसी सीट पे बैठे हैं जिसका गैर जानिबदार होना कानूनी तौर पे लाजमी है, दो कि पार्टी एफिलिएशन सबकी होती है, लेकिन ये कह के मुस्ताफी हो जाना भी एक नई रिवायत है जो कल पड़ी। हमने इससे पहले नहीं देखा, मेरे इल्म में नहीं है। आप इस रिवायत को कैसे देखते हैं जो कल स्पीकर कौमी असम्बली ने कायम की? इमरान, आपकी बात ठीक है। स्पीकर का जो किरदार है वो इसी का मतकाजी है कि स्पीकर जो है वो बिल्कुल बाई पार्टीजनशिप जो है वो किसी भी पार्टी का नुमाइंदा नहीं होता, बल्कि वो पार्लियामान का नुमाइंदा होता है। ये बात जो है वो वैसे तो ठीक है, लेकिन स्पीकर ये मत भूलिए कि किसी न किसी पार्टी से होता है। ये उसी तरह से जिस तरह से यार सादिक साहब जो थे वो स्पीकर थे, वो नून लीग से उनका जो है वो ताल्लुक था और वो अपने स्पीकर का किरदार, वो ये तो नहीं कहा जा सकता कि उनकी एक एक रूलिंग को जो है वो देखा जाए, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर उनका ताल्लुक जो है वो मुस्लिम लीग नून से तो जरूर था। इसी तरह से फहमीदा मिर्जा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थी। गिलानी साहब वाला जब मामला हुआ था तो फहमीदा मिर्जा ने उस वक्त क्योंकि वो पीपल्स पार्टी में थी तो उन्होंने रूलिंग दी थी। जो है वो इसी तरह की सिचुएशन थी जहाँ पर जो है एक तरफ कोर्ट थी और दूसरी तरफ जो है वो स्पीकर कौमी असेंबली थी। तो ये जो चीज है ये मत भूलिए कि स्पीकर का जो ताल्लुक होता है वो किसी न किसी पार्टी से जरूर होता है। तो ये बात वहाँ पर क्या होना चाहिए, वहाँ पर जरूर मैं और आप जो है वो इस पर बात कर सकते हैं कि स्पीकर का किरदार जो है वो ऐसा होना चाहिए, लेकिन होता क्या है ये एक मुख्तलिफ सवाल। ठीक हो गया। अच्छा रहमान, दूसरी जानिब अब ऑब्वियसली ये सारा मामला तो एक तरह से वाइंड अप हो गया। अब कल नई जो वोटिंग होगी और फिर तमाम तर मामला सेटल होंगे, लेकिन व्हाट डू यू थिंक कि जो नया सेटअप आने वाला है उसके चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने तो ये जब अपोजिशन थी ये तनकीद करती रहती थी कि जी महंगाई बढ़ गई, डॉलर की कीमतें बढ़ गई, ये सारे मामला हुआ। अब जो नई हुकूमत आएगी या जो भी सिलेक्ट होगा उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और इन चैलेंजेस को केटर करना इटसेल्फ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो आपको क्या लगता है कि ये काम आगे जाकर इतना आसान नहीं होने वाला है या इतना सिंपल नहीं है? और मेरा देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये जो मामलात हैं आगे नई हुकूमत के लिए भी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं और जो भी वज़ीर-ए-आज़म आएगा अब उसके लिए जो है वो कुछ बहुत ही कठिन फैसले जो है वो करने हैं और उनमें सबसे बड़ा जो मामलात जहाँ पर संभालने की जरूरत है वो मुल्क की मईशत है। मुल्क की मईशत को इस वक्त जिस सूरत हाल का सामना है, IMF के साथ आपका प्रोग्राम जो है वो सस्पेंडेड है, डॉलर जो है वो उसकी कीमत जो है वो बढ़ रही है, रुपए की कदर जो है वो गिर रही है, हमारा एक इम्बैलेंस है पेमेंट्स का वो भी जो है वो मौजूद है और फिर जून के अंदर जो है वो बजट भी जो है वो पेश करना होगा। जो भी इसको जो है वो हुकूमत में होगा वो जो है वो उसको बजट भी पेश करना होगा। तो ये तमाम के तमाम ये चैलेंजेस हैं वो बहुत ही जो है वो आम है और बड़े चैलेंजेस है। उसमें ये मत भूलिए कि ये जो जमातें हैं ये भी छोटी छोटी जमातें हैं। तहरीक इंसाफ के तो साथ एक MKM उस वक्त जो है वो इत्तेहादी थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग खास जो है वो इत्तेहादी थी। तो दो जमातों को चलाना जो है वो उतना को मुश्किल नहीं होता। 2 या 3 जमातों को बाप भी थे और GDA वाले भी थे, लेकिन वो तहरीक इंसाफ के बाद खुद 155 सीटें थी और इस वजह से जो है वो मेजोरिटी पार्टी थी। तो यहाँ पर जो है वो अब अगर मुस्लिम लीग नून आती है तो मुस्लिम लीग नून के पास उस तरह की मेजोरिटी नहीं है। फिर इन जमातों के एक दूसरे के साथ जो है वो मुआहदे भी हुए हैं। मिसाल के तौर पर इनके का पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदा है, GDA का जो है वो भी PDM के साथ मुआहदा है। फिर जो है वो बाकी भी जो अरकान जो साथ जो है वो चलना चाहते हैं, हर किसी की अपनी अपनी जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग है। तो उन तमाम अंडरस्टैंडिंग को पूरा करना, फिर ऐसे में मईशत को संभालना, इन चीजों को साथ लेकर चलना, मेरा ख्याल है ये ग्रेट चैलेंज का जो मिक्स है जो कि है। लेकिन उसमें जो चीज जब ये PDM के रहनुमाओं के सामने रखी जाती है तो वो कहते हैं कि ये हमने 4-5 महीने के लिए जो है वो ये सेटअप जो है वो चलाना है। तो हो सकता है वो 4-5 महीने के लिए जो है सेटअप जो है वो इसी तरह से चलाने में
कामयाब हो, लेकिन ये बहुत लंबा ये अरेंजमेंट चलाना बहुत मुश्किल था। अच्छा, आज रात को तहरीक इंसाफ ने कॉल दी हुई है नमाज इशा के बाद जुलूस की और जलसों की और एहतजाज की। इनफैक्ट एक तो इस कॉल का क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप तहरीक इंसाफ की मौजूदा पोजीशन के ऊपर, और डू यू थिंक कि बहुत बड़ी तादाद में वर्कर उनका निकल सकता है, और अगर निकले तो फिर इसका मौजूदा सेटअप पे क्या असर देखते हैं आप रहमान? आप देखिए, बहुत बड़ी तादाद, अब ये बड़ा एक डिबेटेबल का फिगर हो गया है। ये अब सियासी बातें करती हैं, उनके थोड़े लोग भी निकले, वो कहते हैं बहुत बड़ी तादाद जी, मिलियन मार्च। वो बड़ी तादाद में भी निकले हो तो वो कहते हैं नहीं, तो ये तो कुछ जगह और ग्राउंड में तो ये तो हमेशा बहस चलती रहेगी, बड़े ज्यादा लोग निकलेंगे, कम लोग निकलेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाहिर बात है एक सियासी जमात है, और पिछले 20-22 दिनों में जो कोर वोटर सपोर्टर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है वो मुतहरिक जो है वो हुआ है जब से ये तरीके अदम एतमाद का जो है वो मामला है। तो मेरा ख्याल है एक सिंपैथी जरूर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो वोटर जो दूर चला गया था पार्टी से, वो पार्टी के पास जो है वो वापस आया है। इस पार्टी का राइट है, वो बाहर निकल सकती है। तहरीक इंसाफ जो कर रही है इसी तरह से, जब आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ जो है वो वज़ारत उज़्मा जो है वो उनकी गई थी, तो वो भी जो है वो जीटी रोड पर जो है वो एक रैली जो है वो उन्होंने भी जो है वो निकाली थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी गिलानी साहब की दफा जो है वो इसी तरह से जो है वो मुजाहरे किए थे, जैसे वो बहुत पहले की बात है। तो ये तहरीक इंसाफ का राइट है, लेकिन एक बात इम्पोर्टेंट है कि तहरीक इंसाफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के अंदर जा रही है। तो इससे ये पता चलता है कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पार्लियामेंट में रहना चाहती है, तो पार्लियामेंट का हिस्सा बनी रहेगी। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो अपोजिशन लीडर जो है वो आएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान जो है वो अगली ये प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो जाता है, जो लोग हुकूमत में जाते हैं उनके सामने असेंबली के अंदर अपोजिशन का किरदार भी जो है वो अदा करेंगे। ठीक है, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कायदे हिज़्ब इख्तलाफ इमरान खान खुद होते हैं और उस चेयर पे बैठते हैं जिस पे शहबाज शरीफ साहब बैठे थे, क्योंकि बहरहाल शहबाज शरीफ साहब तो उस चेयर पे बैठेंगे जिस पे इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म बैठ रहे थे। विल बी कॉलिंग हिम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगर वो बन जाते हैं, जिसके काफ़ी चांसेस मौजूद हैं। इन दी एंड इस वक्त जो सूरत हाल है उसको देखते हुए जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब क्या सोच रहे होंगे रहमान सर? देखिए, चौधरी परवेज इलाही साहब के लिए यकीनन ये जो कल वाला है मामला, जो कल तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई है, उसके बाद एक बड़ा डेंट है। और चूंकि मरकज में वो उनकी अपनी तो सीटें इतनी नहीं है, तहरीक इंसाफ के ग्रुप्स हैं वहाँ पर जो कि ऑलरेडी उनको टफ टाइम दे रहे हैं, तो यकीनन ये जो कल हुआ है इसका सूरत-ए-हाल का असर जो है वो पंजाब के ऊपर पड़ेगा। लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब को एक चीज जो कि अभी इस वक्त हो सकता है कि उनको इस मुश्किल से निकाल सके, वो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 63A के हवाले से जो अगर उनका कोई फैसला आ जाता है कि मुनारिफ अरकान जो है वो वहाँ पर दूसरी पार्टी को जो है या पार्टी डायरेक्शन के बरस से वो वोट नहीं डाल सकते, तो फिर हो सकता है कि उनके लिए जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ग्रुप्स हैं वो फिर आकर उनको परवेज इलाही को ही वोट करना पड़े। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसके अलावा जो है वो इस वक्त जो है वो सूरत-ए-हाल उनके लिए बड़ी मुश्किल नजर है। ठीक हो गया, उसके अलावा उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं। थैंक यू वेरी मच रहमान नज़र, शुक्रिया कि आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑब्वियसली पॉलिटिकल सिनेरियो के अपना रहमान नज़र कमेंट दे रहे थे। परवेज इलाही साहब के लिए मुश्किल है अनटिल और अनलेस सुप्रीम कोर्ट का मामला ना हो। क्यों हंस रहे हैं आप? ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वैसे तो हम पॉलिटिकल हैपनिंग्स पे काफ़ी दिनों से बात करें, चूँकि रमज़ान मुबारक भी है, तो ऐसे में हमारी डाइट, हमारी डाइटरी हैबिट, सहरी में क्या खाना है, अफ्तारी में क्या खाना है, किन चीज़ों से परहेज़ करना है, किन चीज़ों को लाजमी शामिल करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली अफ्तारी के टाइम पे नॉर्मली हमारी ये प्रैक्टिस होती है कि पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, उसके बाद हमसे कुछ खाया नहीं जाता। फिर सहरी का एक जो ड्यूरेशन होता है उसमें ओवर ईटिंग हो जाती है, बहुत सारे ऐसे मामला आते हैं। इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। जोहा सोहेल हमारे साथ मौजूद है, न्यूट्रिशनिस्ट है, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच जोहा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेसो रमज़ान स्पेशल में। ऑब्वियसली रमज़ान चल रहा है और ऐसे में हमारी सहरी अफ्तारी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए, इस हवाले से हम चाहेंगे ज़रूर हमें गाइड करें। ठीक है, और मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है क्योंकि हम अक्सर कुछ गलतियां कर देते हैं सहरी के अंदर और अफ्तारी के अंदर अपनी डाइट से रिलेटेड। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं कोट जरूर करूंगी कि कोशिश करें कि सहरी में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो आपकी बॉडी बहुत आराम से हजम करे, जिसमें आपके पास चोकर वाला आटा आ जाता है, सब्जियां आ जाती हैं, फल आ जाते हैं, जिसके अंदर इसका फाइबर आप साथ लें। फलों के जूस की बात नहीं मैं करी, होल फूड की बात करी।
इस तरह की चीजें जब हम सहरी में कंज्यूम करते हैं तो पूरा दिन ये बहुत आराम से डाइजेस्ट होती है, बहुत आराम से अब्जॉर्ब होती है और हमारी बॉडी को पूरा दिन में एनर्जी देती रहती है और हम लेथार्जिक, थकावट कम महसूस करते हैं। अफ्तारी के अंदर इमीडिएटली हमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारी बॉडी के एनर्जी लेवल्स को एकदम से बूस्ट अप करते हैं, जो हमारी बॉडी को एकदम से एनर्जी दे दे, ताकि जो हमारे सेल्स डिप्राइव्ड है एनर्जी से उनको एकदम से नरिशमेंट मिल जाए और वो अच्छे तरीके से काम करना शुरू करते हैं। अगर अफ्तार के वक्त में आप ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो आराम से हजम होंगी तो आपके लिए जरा नुकसानदेह है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको हजम करने के लिए बॉडी को वक्त दरकार होगा और ये ऐसा टाइम होता है जब बॉडी को जरूरत होती है कि एकदम से उसको ऐसी चीजें दी जाए जो वो इजीली हजम कर ले। अब यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा गलती क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा मीठे शरबत लेने शुरू कर देते हैं, चीनी डाल के लाल शरबत ले लेते हैं या दूध फोड़े का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर शरबत की बात मैं अगर करूँ, क्योंकि ये वो चीज है कि जो हमने फौरन अफ्तार के वक्त सबसे पहले लेनी होती है, तो मैं दो से तीन शरबत आपको बताऊंगी जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है और जिनकी कंजम्पशन से एक तो आपकी पानी की कमी भी दूर हो जाएगी और कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं। ऐसे बताइएगा जिनको पीने में मजा भी उतना ही आया जितना शरबत को पीने में आता है। मजा ही इतना आता है, क्या करें, पे शरबत पीने का दिल करता है। और फिर अक्सर लोग तो फ्रूट चाट पे भी चीनी डाल के खाते हैं। बिल्कुल ऐसा करते हैं, फ्रूट चाट पे चीनी डाल के खाने से फ्रूट चाट की भी अफादत खत्म हो जाती है। अच्छा, शरबत की जब मैं बात कर रही थी तो शरबत में सबसे पहले सिंपल जो गुड़ वाला शरबत आता है जिसमें आप पानी के अंदर गुड़ को मिक्स करके कंज्यूम करते हैं, उसमें आप तुख मलंगा ऐड ऑन कर सकते हैं, आप अपनी पसंद की इलायची ऐड कर सकते हैं या दालचीनी, आपको जो इनमें से पसंद है वो चीज ऐड ऑन कर लें। ये शरबत बहुत ज्यादा बेहतरीन रहते हैं। अच्छा। इसके अलावा इमली आलू बुखारे का शरबत, इमली आलू बुखारे के शरबत में हमारे पास पोटेशियम मौजूद होता है जो हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड स्टेटस को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पूरा दिन जिस तरह से हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो चुकी होती है, इमली का शरबत जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इसका नहीं है, बिल्कुल हेल्दी है हमारे लिए। लेकिन जिस तरह से आप फ्रूट चाट की बात कर रहे थे, अगर कोई इंडिविजुअल इन दोनों फलों को, इन दोनों जूसेस को पसंद नहीं करता, वो किसी भी फल का जूस भी कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे सेब का जूस आप कंज्यूम कर सकते हैं, आप आम का जूस बना के ले सकते हैं, आप तरबूज का जूस बना के कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन उसके पीछे टोटली डिपेंड करता है कि आपकी बायोकेमिस्ट्री, आपकी अपनी बॉडी प्रोफाइल किस तरह की है। कोई डायबिटिक है तो वो नहीं कंज्यूम करेगा, अगर कोई ओवरवेट है जिसका वजन बहुत ज्यादा रेंजेस में आ रहा है वो भी ना कंज्यूम करें, क्योंकि जूस कंज्यूम करने से उनका वजन बढ़ जाता है। तो अगर आप अफ्तार में इमीडिएटली इन जूसेस का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन रहते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे अब ये पूछूं जोहा कि हम जिस किस्म के शरबत हम पीते हैं लाल पीले, वो क्या बहुत नुकसानदेह है हमारे लिए, मतलब बहुत ज्यादा डेंजरस है उनको फौरन इफ्तारी के साथ पीना, ऐसा है, खतरनाक है? बिल्कुल इमरान, इस तरह से है, क्योंकि ये जो हमारे पास सिंथेटिक शरबत जितने भी हैं जिसमें हम लोग एडिशनल शुगर भी ऐड ऑन कर लेते हैं, चीनी का एक बहुत ज्यादा रोल है डिहाइड्रेशन की तरफ लेकर जाने का। तो हमारा गोल उस वक्त होता है कि हमने अपनी बॉडी के अंदर हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करना है, लेकिन चीनी को कंज्यूम करके हम लोग अपना हाइड्रेशन स्टेटस दोबारा से खराब करते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, परफेक्ट। जोआ, थैंक यू। आज हमारे पास वक्त कम है, डेफिनेटली हम आपसे और भी दोबारा बात करेंगे, और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सहरी अफ्तारी में जो पानी और मीठी चीजों का इस्तेमाल है इसमें कितना गुड़ वाला मुझे लगता है थोड़ा सस्ता भी पड़ता होगा ना? नहीं, गुड़ इज नॉट सस्ता। आप किसी दुनिया और में रह रहे हैं। ब्रेक लेते हैं।